साउथ अमेरिका की कोलंबिया कंट्री में एक क्रिमिनल ऐसा भी था जो अपनी देश की लगभग 65% जीडीपी के बराबर अमीर था। दुनिया का अकेला ऐसा क्रिमिनल जो खूनखार और ताकतवर होने के साथ साथ दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी भी था। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी की जो दुनिया में कोकीन का बेताज बादशाह कहलाता था। उस समय कोलंबिया की टोटल जीडीपी 39 बिलियन डॉलर थी और इसकी टोटल संपत्ति 25 बिलियन डॉलर की थी। इसकी गैंग पैसा नहीं गिनती थी, बल्कि उन्हें तौला करती थी। उसको अपनी दौलत को कई गोडाउन में रखना पड़ता था, जहां पे उसकी 10% कमाई तो गोडाउन में चूहे ही कुतर जाया करते थे। वो अपनी कमाई प्राइवेट जेट, बिल्डिंग्स, सॉकर फील्ड, प्राइवेट जू और आइलैंड खरीदने में लगाता था। एक बार तो उसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए आग जलाई, लेकिन उसमें लकड़ी की जगह उसने तकरीबन 2 मिलियन डॉलर की रकम को ठंड से बचाने के लिए जला दिया। वो इतना अमीर था कि उसकी इन चीजों में पैसा फूंकने के बाद भी उसकी अमीरी में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। इस ड्रग माफिया का एक ही कानून था, प्लाता उपलामो। प्लाता का मतलब कि मेरे साथ मिलकर काम करो, मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारी आने वाली कई पुश्तें बैठकर खाएंगी। और प्लामो का मतलब था कि अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हारी नस्ल ही खत्म कर दूंगा। उसके इन्हीं कानूनों की वजह से सब उससे डरते थे। पुलिस हो या मिनिस्टर, अधिकारी हो या जजेस, आम आदमी हो या जर्नलिस्ट, जो भी उसके खिलाफ जाता वो या तो अलग अलग दुर्घटनाओं में मारे जाते या फिर गायब कर दिए जाते। इसकी क्राइम की कोई हद नहीं थी। तकरीबन रिकॉर्ड के मुताबिक इसने 4,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। इनमें से 600 से 700 के बीच तो केवल पुलिस ऑफिसर्स ही थे। उसकी इसी हिस्ट्री की वजह से इसे सब डरते थे, ताकतवर इतना कि देश का संविधान तक बदलवा देता था। तो आइए जानते हैं कैसे ड्रग माफिया की कहानी, जिसका नाम पैब्लो एस्कोबार था। उसने क्राइम की दुनिया में ऐसा डंका बजाया कि उसके मरने के 20 वर्षों तक भी उसके जैसा कोई नहीं आया। And Pablo Escobar is gone, but his face still haunts Colombia. His ghost lingers not in the streets where his cartel once spilled blood, but on t-shirts, mugs, and keychains sold to curious tourists. पाब्लो एस्कोबार का जन्म कोलंबिया के रेनेगे शहर में दिसंबर सन 1949 को हुआ था। वो अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर का था। उसके पिता किसान थे और उसकी माँ एक स्कूल में टीचर थी। उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसका परिवार मेडेलिन शहर में शिफ्ट हो गया था। पाब्लो का बचपन यहीं बीता और यहीं की एक स्कूल में इसने शुरुआती पढ़ाई की। बचपन में वो लॉयर बनने का सपना देखता था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसका नजरिया भी बदलने लगा। उसको धीरे धीरे समझ आया कि दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर वही है जिसके पास पैसा है। पैसा हो तो क्या लॉयर और क्या पॉलिटिशियन, सबको जेब में रखा जा सकता है। पैसे की अहमियत उसे तब समझ आई जब उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। इसकी वजह से उसको पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ गई। उसने ठान लिया कि जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना है और जल्द से जल्द अमीर बनने की उसकी ख्वाहिश ने उसे क्राइम की दुनिया में ढकेल दिया। उसने अपने कजन गुस्तावो गवेरिया के साथ मिलकर तरह तरह के इल्लीगल काम करने लगा। दोनों ने साथ मिलकर खूब चोरियां की, लेकिन इन छोटी मोटी चोरियों से वो संतुष्ट नहीं था। उसको तो सबसे बड़ा अमीर बनना था। इसलिए उसने 20 साल की उम्र में कार चोरी करना और अमीर लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया था। कार चोरी करने के बाद पार्ट्स को अलग अलग करके बेच देता और किडनैप करने के बाद विक्टिम की फैमिली से पैसे मांगता। अगर पैसे नहीं मिलते तो विक्टिम को मार डालता। इसके अलावा कई बार तो वो पैसा मिलने के बाद भी विक्टिम को मार दिया करता था। इसी तरह चोरियां और किडनैपिंग का सिलसिला चलता रहा और 22 साल की उम्र तक वो मिलियनेयर बन गया। एक तरफ उसकी बढ़ती क्राइम एक्टिविटीज से बाकी के क्रिमिनल्स के बीच उसका कद बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की नजरों में भी आने लगा था। बहुत बार पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस के हाथ से निकल जाता था। लेकिन एक बार 1974 में एक कार चोरी के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया गया, जिस कारण उसे कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा। जेल में जाने के बाद भी पैब्लो कमजोर नहीं पड़ा। उसने अपना हौसला बुलंद रखा और अब तो उसने पुलिस को भी रिश्वत देना शुरू कर दिया और अपना काम जारी रखा। पैब्लो का मकसद ही पैसा कमाना था, तो जहां उसे सबसे ज्यादा पैसा दिखता वो उस फील्ड में घुस जाता। उसको सबसे ज्यादा पैसा ड्रग्स के बिजनेस में दिखा। उसने शुरू में कोकीन का बिजनेस शुरू किया। कोकीन में इतना पैसा मिला और इतना प्रॉफिट हुआ कि उसको दूसरे सारे काम फीके लगने लगे। ये 1970 का वो दौर था जब अमेरिका में ड्रग्स स्मगल कर कोलंबिया के ड्रग स्मगलर बेशुमार पैसा छाप रहे थे। जो भी इस धंधे में था वो मालामाल हो रहे थे। इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हुए पैब्लो एस्कोबार ने इसी धंधे में घुसने का मन बना लिया। उसने कई ड्रग माफिया के साथ काम किया, जिनसे उसने ड्रग के बिजनेस की कई बारीकियां सीखीं।
उसने ना केवल स्मगलिंग रूट्स के बारे में जाना, बल्कि ड्रग वर्ल्ड में बहुत से इंपॉर्टेंट कनेक्शन भी एस्टैब्लिश कर लिए, जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने। पाब्लो बहुत अच्छे से जानता था कि दूसरों के लिए काम करके वो सबसे बड़ा अमीर नहीं बन सकता। इसीलिए उसने ड्रग्स की दुनिया को अच्छी तरह से समझने के बाद खुद का ड्रग कार्टेल बनाना चाहता था। इस धंधे में जमने के लिए उसने कई बड़े प्लेयर को रास्ते से हटाया। साल 1975 में उसने मिडिलिन के सबसे बड़े कोकीन के स्मगलर फैब रेस्पो को मरवा दिया और उसके लोगों को अपने साथ काम करने के लिए मना लिया। इसी इंसिडेंट के बाद बाकी के ड्रग स्मगलर के बीच पाब्लो का डर बैठ गया। इस वजह से उसका बिजनेस आसान हो गया। उसके अगले साल 1976 को पाब्लो की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। इसी साल उसने 2 और बड़े ड्रग माफिया के साथ मिलकर खुद का मिडिलिन कार्टेल शुरू कर दिया, जिसका काम कोकीन की प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक था। कार्टेल का हेड पाब्लो खुद बना, जो पहले ही कोकीन प्रोड्यूसर और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट और कुछ करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर चुका था। वो कोकीन की सप्लाई के लिए अजीबोगरीब तरीके इस्तेमाल करता। कभी कार के टायर में कोकीन सप्लाई करता, तो कभी टीवी सेट्स में, तो कभी मछली के पेट में और कभी कभी कॉन्डम्स में। इसके अलावा एरोप्लेन के टायर में भी कोकीन भर के सप्लाई करता। ऐसा करने में फ्लाइट के पायलट को वो लाखों डॉलर इनाम में देता। इस तरह इसकी लीडरशिप में इसका बिजनेस बढ़ने लगा और काफी अच्छी कमाई करने लगा। जब उसके पास काफी दौलत हो गई तो उसने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सबमरीन और एयरक्राफ्ट खरीदकर उनसे कोलंबिया समेत पेरू, बोलीविया और इक्वाडोर जैसे देशों से भी अमेरिका के अंदर कोकीन सप्लाई करना शुरू। अजीब बात तो ये थी कि 24 घंटे कोकीन से घिरे रहने के बावजूद कभी उसने कोकीन को कंज्यूम नहीं किया, जिससे उसके साथ ही उस पर काफी भरोसा करते थे। जहां उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा था, तो वहीं इसी साल मार्च 1976 में उसने अपनी गर्लफ्रेंड मारिया विक्टोरिया से शादी कर ली, जो केवल 15 साल की थी। पैब्लो से लगभग 11 साल छोटी थी। लेकिन 1976 का साल पैब्लो के लिए खुशियां और दौलत ही नहीं लेकर आया, बल्कि उसकी जिंदगी में जेल की सलाखें भी लेकर आया। 9 जून 1976 को कोलंबिया इंटेलिजेंस एजेंसी की रेड में पैब्लो की कार के टायर में एजेंसी को 40 पाउंड कोकीन मिलता है, जिसके बाद पैब्लो समेत उसके 6 साथियों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वो वहां भी ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला था, क्योंकि वो अब तक क्राइम की दुनिया की काफी दांव पेच सीख चुका था, जो जानता था कि कौन सा पासा कब और कहां फेंकना है। उसने कुछ पुलिस वालों और जजेस को पैसे खिलाकर तो कुछ को डरा धमकाकर जेल से निकलने का रास्ता बना लिया। जेल से छूटते ही उसने अपना रुतबा कायम रखने के लिए उन 2 पुलिस वालों को मरवा डाला जिसने उसको अरेस्ट किया था। उसने अपनी मनसा साफ कर दी थी कि या तो मेरे साथ काम करो या फिर मारे जाओ। इसी को उसने प्लाता और प्लामो का नाम दिया। प्लाता का मतलब मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें पैसों से पूरा भर दूंगा, या फिर प्लामो यानी मेरे खिलाफ गए तो तुम्हारी पूरी नस्ल को ही मिटा दूंगा। उसने ये कानून बना दिया था। चाहे कोई भी पुलिस ऑफिसर से लेकर जजेस तक सबको यही प्लाता और प्लामो का नियम समझा दिया, जिस वजह से सब डरने लगे और रिश्वत लेकर इसका काम करने लगे। इस वजह से उसका धंधा खूब फैलता गया और ये अमीर से अमीर बनता गया। पाब्लो इस दौलत से भी ज्यादा दौलत कमाने के सपने देखने लगा। उसके कार्टेल ने बहामास के नॉर्मन में एक आइलैंड पे काफी जमीन खरीदी, साथ ही वहां पर 1 किलोमीटर तक की एयर स्ट्रिप और कई एयरक्राफ्ट, कुछ बोट्स और मकान खरीदे, और वहां कोकीन को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटेड वेयरहाउस भी बनवाए। जिसके बाद ये आइलैंड पाब्लो के कोकीन के बिजनेस का सेंट्रल स्मगलिंग रूट बन गया। ये जगह उसने बहुत सोच समझ कर चुनी थी, क्योंकि यहां से अमेरिका के फ्लोरिडा का किनारा कोलंबिया के कंपैरिजन में काफी पास था, जिस कारण यहां से तेजी और आसानी के साथ कोकीन अमेरिका के अंदर भेजा जा सकता था। साथ ही उसने कोलंबिया के कई ड्रग कार्टेल्स के साथ इस ऑफर के साथ टाई अप किया कि अगर वो अपने ड्रग को उसके थ्रू सप्लाई करेंगे तो पुलिस के पकड़े जाने या फिर कोई भी लॉस होने पे पाब्लो उसका पूरा भुगतान करेगा। इस तरह कई ड्रग कार्टेल्स पाब्लो के थ्रू सप्लाई करवाने लगे, जिसके लिए पाब्लो उनके प्रॉफिट का एक बड़ा कट चार्ज करता। पलक झपकते ही वो इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड का मेजर प्लेयर बन चुका था, जहां अमेरिका के अंदर 80% कोकीन इसके द्वारा सप्लाई किया जा रहा था। वहीं अमेरिका के अलावा वो मैक्सिको, पोर्टो रिको, वेनेजुएला और स्पेन के कोकीन ट्रेड का भी लार्जेस्ट पोर्शन कैप्चर कर चुका था। इस खतरनाक एक्सपेंशन का रिजल्ट ये हुआ कि वो कोकीन से हर हफ्ते $420 मिलियन कमाने लग गया, जिस कारण उसे पूरी दुनिया में कोकीन का किंग कहा जाने लगा। पाब्लो के सितारे बुलंदी पे थे, वो अपने ख्वाबों की जिंदगी जी रहा था। उसके पास पैसा इतना हो चुका था कि उनको बांधने के लिए $250 तो केवल रबर बैंड पे खर्च करता। पैसे इतने थे कि उनको गिनना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसकी वजह से उसने पैसों को तौलकर हिसाब रखा जाता और गोडाउन में रखा जाता। हर साल तकरीबन $2 मिलियन तो चूहे ही कुतर जाया करते थे या फिर सड़ गल जाते।
कमाई बेतहाशा थी, तो वहीं पैब्लो के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। वो कई प्राइवेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, कर्स बिल्डिंग्स और बंगलों का मालिक बन चुका था। उसने सबसे ज़्यादा खर्चा मेडलिन में एक घर को बनाने में ही किया, जिसे उसने हेसिएंडा नेपोलिस नाम दिया। उसने ये घर 7,000 एकड़ में बनवाया, जिसकी केवल जमीन ही $63 मिलियन की थी। उस आलीशान घर में उसने अपने पर्सनल एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनवाए। साथ ही उसने कई आर्टिफिशियल लैक, 6 स्विंग पूल्स, सॉकर फील्ड, डायनासोर स्टैचू, बुल फाइटिंग अरीना और टेनिस कोर्ट समेत एक पर्सनल जू भी बनवाया। पैब्लो एस्कोबार के जू में तकरीबन 200 अलग तरह के जानवर थे। इनमें से कुछ कोलंबिया में नहीं पाए जाते थे, तो उसने बाहर के देशों से स्मगल करवाया और प्लेन के जरिए यहां लाया गया। पैसों के जरिए दुनिया उसकी मुट्ठी में थी। वो जो चाहता उसे एक इशारे पे मिल जाता। उसने तब तक इतनी दौलत कमा ली थी कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी अगर कोई काम ना करती, फिर भी उनका गुजारा हो जाता। लेकिन दौलत और ताकत का नशा ऐसा उसके सिर पे चढ़ चुका था कि इतना सब भी उसको कम लगता था। उसने और भी ताकतवर बनने के लिए, अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए पॉलिटिशियन बनने का फैसला किया। उसकी रणनीति ये थी कि अगर वो बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है तो वो जिंदगी भर कानून से बचा रहेगा। इसी मकसद के साथ उसने पब्लिक वेलफेयर के काम करने शुरू कर दिए। उसने गरीबों के लिए मकान, हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, पार्क और स्टेडियम बनवाए, जिससे पब्लिक उसे पसंद करने लग गई और उसकी पर्सनालिटी लोगों के बीच रॉबिन हुड की बन गई थी। बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच पैब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया की पार्लियामेंट की सीट के लिए कैंपेन शुरू कर दिया और कुछ ही वक्त बाद नवंबर 1982 में उसे जाइरो ऑर्टेगो के सब्स्टिट्यूट के तौर पर चुन लिया गया। पैब्लो अब कोलंबियन पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुका था। दुनिया हैरान थी कि कोलंबिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल ही देश की सत्ता में बैठा है। हद तो तब हो गई जब एक बार स्पेन में उसे कोलंबिया गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा गया। ये बात किसी के लिए हजम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि स्पेन के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग्स स्मगल करने वाला पैब्लो एस्कोबार ही था। उसने इस तरह खुद को पॉलिटिक्स में लाकर और भी ताकतवर बना लिया था। उसके कार्टेल का बिजनेस और भी स्मूथ चलने लगा था, जो अब केवल यूएस का ही नहीं, पूरी दुनिया के कोकेन ट्रेड का 80% मार्केट कैप्चर्ड कर चुका था। उसका अब सपना यह था कि वो अपने पॉलिटिकल करियर को और इतना बड़ा कर ले कि वो देश का प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन इतने बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ प्रेसिडेंट बनना तो दूर, वो अपनी पार्लियामेंट की सीट तक तो नहीं बचा सका। जल्द ही ऑपोजिशन पार्टी के लोग उसके क्राइम की पोल खोलने लग गए और उसे खुलेआम क्वेश्चन किया जाने लगा। उसके पॉलिटिकल करियर को भारी झटका तब लगा जब जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनीला ने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में उसके पुराने केसेस खोले गए, साथ ही ड्रग्स की कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टीज और प्लेसेस को सीज करने का ऑर्डर दे दिया गया। रही से एक असर तब पूरी हुई जब एले एस्पेक्टोर नाम के अखबार ने इन सारी चीजों को छापकर पैब्लो एस्कोबार की सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। यूं तो हर कोई उसके धंधे से वाकिफ था, लेकिन उसके डर, ताकत और रिश्वत की वजह से सब जानकर भी अनजान बने रहते थे। लेकिन देश के एक बड़े पद पे होने की वजह से उसके कामों को आखिर कब तक नजरअंदाज किया जा सकता था। सत्ता के लालच में कहीं वो अपनी सारी दौलत ही ना गंवा बैठे, इसलिए उसने जनवरी 1984 में अपने पद से रिजाइन कर दिया और पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन बदले की आग में उसने जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनीला और एले एस्पेक्टोर के न्यूज़पेपर एडिटर को बेरहमी से मार दिया। पैब्लो एस्कोबार के बढ़ते क्राइम अब कोलंबिया गवर्नमेंट को चुभने लगी और परेशान करने लगी, इसलिए उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, जिससे उसको चुप के रहने को मजबूर होना पड़ा। गवर्नमेंट को ड्रग्स स्मगलर के खिलाफ सख्ती ना बरतने के लिए बदनामी सहनी पड़ रही थी। इसलिए कोलंबिया की गवर्नमेंट ने यूएस के साथ मिलकर एक एक्सट्रेशन एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसके तहत पैब्लो एस्कोबार जैसे ड्रग ट्रैफिकर को पकड़कर अमेरिका को सौंपना था। पैब्लो क्योंकि अमेरिका में 80% ड्रग्स स्मगल करने के लिए जिम्मेदार था, इसलिए अमेरिका उसे पकड़कर अपनी जेल में कैद रखना चाहती थी। वहीं पाब्लो एस्कोबार भी केवल अमेरिका के पकड़े जाने से ही खौफ खाता था। उसे पता था कि वो यहाँ कोलंबिया में जब चाहे तब छूट के बाहर आ सकता था, लेकिन अमेरिका के हाथों आ गया तो कभी नहीं छूट पाएगा। इसलिए उसने कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने शर्त रखी कि अगर उसे अमेरिका के हवाले ना करके कोलंबिया की जेल में ही रखा जाएगा तो वो सरेंडर कर देगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी शर्त मानने से इनकार कर दिया। बाद में उसने गवर्नमेंट को एक ऑफर दिया कि अगर उसे एक्सटेंशन एग्रीमेंट से राहत देकर अमेरिका को ना सौंपा जाए तो वो कोलंबिया का $10 बिलियन का कर्जा चुका देगा। देश का कर्ज उतारने की डील अच्छी थी, लेकिन बदनामी के चलते गवर्नमेंट इस शर्त पर भी राजी नहीं हुई।
जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो वो खून खराबे पे उतर आया। उसने एक पॉलिसीज बनाई कि अगर कोई भी ऑफिसर एक्सटेंशन एग्रीमेंट के फेवर की बात भी करता तो वो उसको मरवा देता। इसके अलावा उसने A1 नाम से एक मशहूर लेफ्ट विंग गुरिल्लास को फंडिंग की, जिन्होंने नवंबर 1985 में कोलंबियन सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके करीब आधे टॉप जजेस की जान ले ली। सुप्रीम कोर्ट को तहस नहस कर दिया गया और एक्सटेंशन एग्रीमेंट समेत हजारों डॉक्यूमेंट जला दिए गए। इस तरह पाब्लो ने अपने ही देश के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई। जहां वर्जिलियो बर्को वर्गास ने देश का नया प्रेसिडेंट बनते ही यूएस के साथ एक्सटेंशन ट्रीटी साइन कर दी, तो वहीं यूएस एजेंसीज की मदद से कोलंबियन फोर्सेज उसके ठिकानों पर रेड मार रही थीं, उसके कोकेन स्टोरेज को तबाह करने लगीं। उसको हर तरफ से घिरता देख उसके राइवल काली खाटल ने भी उसे टारगेट करना शुरू कर दिया। इस तरह पाब्लो एस्कोबार के पीछे कोलंबियन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट और काली खाटल था, जिसने न केवल उसके कई मेंबर्स को मार गिराया बल्कि उसके बीवी बच्चों को निशाना ना बनाते हुए उसकी बिल्डिंग के सामने 70 केजी डायनामाइट एक्सप्लोड्स करके काली काटल के कई मेंबर्स को मार गिराया और उस काटल के ओनर की दर्जनों प्रॉपर्टीज को बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। दोनों तरफ से होते नुकसान को देखकर काटल वॉर तो रुक गई, लेकिन अभी भी अमेरिका नाम की तलवार उसके ऊपर मंडरा रही थी। वक्त बदलता गया, लेकिन ना तो एक्सटेंशन एग्रीमेंट रिजेक्ट हुआ और ना ही पैब्लो की बर्बरता रुकी। और इस तरह साल 1989 आ गया। ये साल दुनिया के सामने चौंकाने वाले आंकड़े लेके सामने आया था, जहां एक आंकड़ा पैब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ का था जो करीब $2.5 बिलियन थी, और इस हिसाब से वो पूरी दुनिया का 7वां रिचेस्ट पर्सन था। तो वहीं एक आंकड़ा पैब्लो द्वारा मारे गए लोगों का था, जिसका असल में कोई एक्यूरेट नंबर तो नहीं था। बस सबको इतना पता था कि वो न केवल अपनी अमीरी की ऊंचाई पर था, बल्कि खूनी खेल में भी पीक पर था। उस साल उसके कातिल ने कई शहरों में 100 से भी ज्यादा बम ब्लास्ट किए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। किसी की भी जान लेना अब उसके लिए केवल जरूरत नहीं, बल्कि उसकी आदत। वो जब चाहे जिसको चाहे मरवा सकता था। उसने सिविलियंस, राइवल्स, पुलिस ऑफिशियल्स, जर्नलिस्ट, मिनिस्टर और जजेस, किसी को भी नहीं बख्शा। वही अब उसके निशाने पे देश के नए प्रेसिडेंट बनने वाले लीडर्स भी थे। जहां अगस्त 1989 में प्रेसिडेंट के सबसे बड़े दावेदार लुइस कार्लोन गैलिन को मरवा डाला, तो वहीं नवंबर 1989 में प्रेसिडेंट पद के दूसरे मेन कैंडिडेट सीजर गवेरिया को मारने के लिए अवियांका फ्लाइट 203 को बम से उड़वा गया, जिसमें 100 से भी ज्यादा मासूम लोग मारे गए। किस्मत से सीजर गवेरिया से ये फ्लाइट मिस हो गई थी, जिस वजह से वो बच गए और देश के अगले प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद कोलंबियन फोर्सेस और पाब्लो के बीच खूब खूनी खेल चलता रहा, जहां पाब्लो पुलिस ऑफिसर्स को ज्यादा से ज्यादा मारने के लिए गैंगस्टर को भारी भरकम इनाम देता था, तो वहीं कोलंबियन फोर्सेस ने उसके कई क्लोज्ड साथियों को मौत की नींद सुला दिया गया था। साथ ही उसके सैकड़ों साथी अरेस्ट कर लिए गए थे। इस लगातार चलते खूनी खेल पे ब्रेक तब लगा जब कोलंबियन अथॉरिटी ने पाब्लो के मन का फैसला सुनाते हुए कोलंबियन क्रिमिनल्स को अमेरिका के हवाले करने का कानून रिजेक्ट कर दिया गया था। कानून बदलने के पीछे पाब्लो एस्कोबार का ही हाथ माना जाता है, लेकिन वो बस इतने भर से मानने वाला नहीं था। वो अपने टेररिज्म के दम पर सरकार से और भी ज्यादा छूट चाहता था। इसलिए उसने जून 1991 में खुद को इसलिए सरेंडर किया कि वो खुद की बनाई हुई जेल में रहेगा। उस जेल की सिक्योरिटी के लिए गार्ड भी उसी के होंगे। साथ ही उसने ये शर्त भी रखी कि जेल के 12 मील के दायरे में कोलंबियन पुलिस मौजूद नहीं होनी चाहिए। उसकी तरफ से किए जा रहे लगातार बम ब्लास्ट और मर्डर को देखते हुए कोलंबियन गवर्नमेंट को उसकी इस शर्त को मानना पड़ता है। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी क्रिमिनल को इतनी सहूलियत दी गई कि वो अपनी बनाई हुई जेल में रह सके। पाब्लो एस्कोबार ने अपनी दबंगई से ये करिश्मा कर दिखाया था। उसने अपने लिए ला कैथेड्रल नाम का एक आलीशान प्रिजन बनवाया, जिसके कमरे किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थे। वेल डेकोरेटेड कमरों में बड़े बड़े बेड, टीवी सेट्स और इंपॉर्टेंट फर्नीचर, पर्सनल लाइब्रेरी और कॉर्पोरेटेड फ्लोर्स थे। साथ ही जेल में पूल रूम्स, बार और सॉकर फील्ड भी मौजूद थे, जहां उससे मिलने बड़े बड़े सेलिब्रिटी और सॉकर प्लेयर मिलने आते थे। इन सभी फैसिलिटीज के बीच वो न केवल ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था, बल्कि उसकी बिजनेस मीटिंग्स भी बिना किसी रुकावट के चल रही थी। उसकी लीडरशिप में केवल अमेरिका के अंदर ही हर दिन 15 टन कोकीन सप्लाई हो रहा था, जिसमें वो बेतहाशा पैसा कमा रहा था। उस तरह पाब्लो एस्कोबार केवल नाम के लिए जेल में था। उसके वहां रहने से ना तो उसकी दिनचर्या बदली और ना ही उसके इल्लीगल बिजनेस में कोई कमी आई। कई महीनों तक वो इसी तरह अपनी बनाई हुई जेल में रहा,
लेकिन एक दिन उसने अपने कार्टेल के 2 मेंबर को मार डाला तो गवर्नमेंट की चिंताएं फिर से बढ़ने लगीं। सरकार को समझ आ गया था कि पैब्लो को उसके बनाए जेल में रखने से ना तो उसका ड्रग का धंधा कम होगा और ना ही उसकी ब्रुटैलिटी में कमी आएगी। इसलिए उसको किसी टाइट सिक्योरिटी में रखने का फैसला किया गया। उसको पकड़ने के लिए 22 जुलाई 1992 को कोलंबियन फोर्सेस ने ला कैथेड्रल प्रिजन पे दस्तक दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पैब्लो एस्कोबार को उसके सोर्सेज की वजह से गवर्नमेंट का प्लान पहले ही पता चल गया था और वो कोलंबियन फोर्सेस के आने से पहले ही फरार हो चुका था। उसका जेल से भागना कोलंबियन अथॉरिटीज के लिए बेहद शर्मनाक था। अमेरिका इस लापरवाही के लिए उन्हें फटकार रहा था। अमेरिकन गवर्नमेंट अपने देश में बढ़ते ड्रग सप्लाई को जल्द से जल्द रोकना चाहती थी, जिसके लिए पैब्लो एस्कोबार का पकड़े जाना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कोलंबियन पुलिस और आर्मी के साथ अमेरिकन ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी डीएनए मिलकर पैब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए सर्च ब्लॉक नाम की ऑपरेशन यूनिट तैयार की। साथ ही उससे जुड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले के लिए 2.7 बिलियन कोलंबियन करेंसी का रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया। पैब्लो एस्कोबार ने अपने राज में दुश्मनी में इतने बीज बो दिए थे कि अब उसके लिए ज्यादा दिनों तक बच पाना मुश्किल था। जहां कोलंबियन और अमेरिकी एजेंसी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, तो वहीं उसे खत्म करने के लिए लोस पेपर्स नाम का एक पैरामिलिट्री ग्रुप भी खड़ा हो चुका था। यह ग्रुप पैब्लो की राइवलरी और एनिमीज का था, जिनको उन फैमिली मेंबर का भी सपोर्ट था जिनके किसी अपनों को पैब्लो में मार दिया था। उसने अपनी जिंदगी में 4000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस ग्रुप में कितने लोग पैब्लो के अगेंस्ट में थे। देखते ही देखते दौलत और शोहरत के शिखर पर बैठा पैब्लो एस्कोबार सबका दुश्मन बन चुका था। एक तरफ उसके एसोसिएट्स और मेंबर को पुलिस निशाना बना रही थी, तो दूसरी तरफ लोस पेपर्स नाम का ग्रुप उसके कई सैकड़ों साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। ये शायद पहली बार था कि उसकी अरबों खरबों की दौलत भी उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही थी। वो जेल से भागने के बाद किसी तरह करीब 1.5 साल तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा, लेकिन 1 दिसंबर 1993 को जब वो अपने खुफिया ठिकाने पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए अपना 44वां जन्मदिन मना रहा था, तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उसका आखिरी बर्थडे होने वाला है। उसने अपने बर्थडे के मौके पर अपनी बीवी, बच्चों और ख़ास लोगों से फ़ोन पर घंटों बात की, जिन्हें यूएस की अथॉरिटी द्वारा ट्रेस किया जा रहा था, जिससे उसकी लोकेशन का पता लगा लिया। अगले ही दिन 2 दिसंबर 1993 के दिन कोलंबिया पुलिस ने मेडलिन की एक बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। पुलिस को देख पैब्लो और उसके साथी छत की तरफ भागने लगे। जब पुलिस ने इसका पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस भी उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लग गई। इस फायरिंग में उसको कई गोलियां लगी, जिस वजह से अरबों खरबों का मालिक, लाखों लोगों की बर्बादी का गुनहगार और हजारों लोगों का कातिल पैब्लो एस्कोबार मारा गया। हालांकि उसके मरने के पीछे एक थ्योरी ये भी मानी जाती है कि अक्सर वो कहता था कि अमेरिका की जेल में सड़ने से अच्छा है कि कोलंबिया की मिट्टी में दफन हो जाए, और जिस दिन उसको लगेगा कि बाजी अब उसके हाथ से निकलने वाली है तो वो खुदकुशी कर लेगा। वजह चाहे जो भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर ड्रग माफिया मर चुका था। जहां कोलंबियन गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, तो वहीं उसकी फ्यूनरल में 25,000 लोगों की भीड़ उसकी मौत का मातम मना रही थी, क्योंकि वो उनमें से बहुत से लोगों का मसीहा था। पाब्लो एस्कोबार के बाद भी दुनिया में एक से बढ़कर एक ड्रग माफिया हुए, लेकिन वो अकेला ऐसा था जिसे द किंग ऑफ कोकीन कहा जाता था, जो 7 सालों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल रहा था।